Good afternoon, everyone. I am Arpit, clinical instructor of मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि डिसीज कंडीशन है नमूनिया। स्टूडेंट्स, हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और आज रेस्पिरेटरी में एक डिसऑर्डर है नमूनिया। हम सारे नमूनिया को क्या आज डिटेल में पढ़ेंगे कि नमूनिया की डेफिनेशन क्या है, नमूनिया के कोज क्या है, किसके कारण जो नमूनिया है वो होता है, रिस्क फैक्टर्स क्या है नमूनिया के, और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, पैथोफिजियोलॉजी ट्रीटमेंट। आज सारा हम नमूनिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें कि नमूनिया क्या होता है, ये जो नमूनिया है ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज है। किसकी डिसीज है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज है। रेस्पिरेटरी मतलब क्या? रेस्पिरेशन में भी डिफिकल्टी होगी। तो नमूनिया को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ये जो जितनी भी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर्स है इसमें क्या जो हमारे लंग्स है वो क्या अफेक्ट हो रहे थे, लंग्स हमारे क्या वो अफेक्ट हो रहे थे। हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं नमूनिया को? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द lungs parenchyma and fluid filled in the alveoli। स्टूडेंट्स, ये नमूनिया में हमारे पास क्या हो रहा था? इस नमूनिया में हमारे पास हो रहा है इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। लंग्स की पैरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड फ्लूइड फिल हो जाता है एल्वियोलाई में। इसको हम बोलते हैं नमूनिया। अगर लंग्स की पैरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्या हो रहा है नमूनिया में? जो लंग्स है हमारे और लंग्स की पैरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन हो रही है और इन्फ्लेमेशन होने के कारण फ्लूइड भी फिल हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नमूनिया। अब हम बात करेंगे कि क्या कोज हो सकते हैं, नमूनिया क्यों होता है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसके कारण क्या है नमूनिया आगे डिवेलप होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ नमूनिया। कौन कौन से हैं? वायरल नमूनिया। ये जो नमूनिया है किसी भी तरीके के बैक्टीरिया और किसी भी तरीके के क्या वायरस के कारण भी हो सकता है। ये जो वायरल नमूनिया है, वायरल नमूनिया कॉज बाय, अभी क्या होता है कई बार क्या वायरल नमूनिया हो जाता है, तो ये वायरल नमूनिया है किसका कारण होते हैं? वायरल नमूनिया कॉज्ड बाय एडिनोवायरस। एडिनोवायरस, ये जो वायरल नमूनिया है इसके कौन डेवलप करता है? एडिनोवायरस। जैसे कोरोना वायरस है, ये एडिनो भी क्या एडिनोइड कैविटी है जो हमारी वहां पे होती है, नेजल में रहती है, जैसे कोरोना वायरस हो गया, एडिनोवायरस हो गया। जो वायरल नमूनिया कौन कॉज करता है? एडिनोवायरस। एडिनोवायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग नमूनिया। ये तो है हमारा पहला कॉज, इटियोलॉजी, कॉजेस। वायरल एंड रिस्क फैक्टर्स, ये क्या कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स है नमूनिया के। वायरल नमूनिया कॉज्ड बाय एडिनोवायरस। और किसके कारण हो सकता है? बैक्टीरियल, जैसे बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, ये कई तरह के बैक्टीरिया भी होते हैं। और जैसे फंगल में आ जाएगा, फंगल में कौन कर सकता है? फंगल में लाइक हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, हिस्टोप्लाज्मोसिस। फंगल में कौन सी कैटेगरी से ये करता है? हिस्टोप्लाज्मोसिस कैन कॉज नमोनिया।
किस किस के कारण नमूनिया हो रहा है? अगर हम वायरल में बात करें तो ये जो हमारे पास एडिनो वायरस था, एडिनो वायरस कैन कॉज नमूनिया। वायरल नमूनिया कौन कॉज कर रहा है? एडिनो वायरस के कारण हो रहा है। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गए, और भी बहुत तरह के जो कोकाई होते हैं वो क्या है? बैक्टीरियल नमूनिया को कॉज करते हैं। और क्या हो गया? फंगल हो गया। ये जो फंगल था वो कौन कॉज कर रहा है? हिस्टोप्लाज्मोसिस के कारण क्या कॉज हो रहा है। और क्या से हो सकता है? नेजल ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स। ये जो इन्फेक्टेड नेजल ड्रॉप्स हैं, अगर कोई भी पेशेंट को नमूनिया, जैसे कि भी पेशेंट को क्या है, कोई वायरल नमूनिया है, और अगर वो उसके नेजल ड्रॉप्स के कांटेक्ट में आ जाता है, कोई भी हेल्दी पर्सन क्या है, अनहेल्दी पेशेंट के वो कांटेक्ट में आ जाएगा, तो उसको भी क्या है, आगे वायरल नमूनिया हो सकता है। ये भी क्या है, इसका एक रिस्क फैक्टर है। अगर हम किसी कैरोसिन पॉइजनिंग के इफेक्ट में आ जाते हैं, कैरोसिन पॉइजनिंग, अगर हम किसी भी तरीके के कैरोसिन पॉइजनिंग के इफेक्ट में आ जाते हैं, तब भी क्या हो सकता है? नमूनिया कॉज हो सकता है। These are the some causes and some risk factors of pneumonia। ये आज हमने कॉज पढ़े और रिस्क फैक्टर्स के नमूनिया के। आगे हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अब अगर इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें, रिस्क फैक्टर्स, तो रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? कोमा भी हो सकता है। कोमा, कोमा अब कैसे इसका रिस्क फैक्टर होगा? जैसे कोई पेशेंट लॉन्ग टाइम तक क्या बेड पे रहेगा, बेड रिडन पेशेंट है, तो उसको भी क्या होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और क्या फ्लूइड भी क्या इम्बैलेंस हो जाएगा, तो उसको भी क्या वायरस अंदर क्या फर्दर ग्रो कर सकते हैं उसकी बॉडी में, तो उसको भी क्या है? नमूनिया हो सकता है। और क्या होगा? अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म आल्सो इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ नमूनिया। अल्कोहलिज्म में क्या से होगा? अल्कोहलिज्म में क्या होगा? जो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल होगा वो क्या है? अल्टर्ड हो जाएगा, और कॉन्शियस लेवल अल्टर्ड होने के कारण क्या है? उसको नमूनिया भी हो सकता है। स्मोकिंग के कारण भी हो सकता है, स्मोकिंग। और क्या इसका? लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट is also factor which can cause pneumonia। लो बर्थ वेट के कारण भी क्या है? नमूनिया कॉज हो सकता है। और ये क्या लीडिंग कॉज है डेथ का इन चिल्ड्रंस में। बहुत सारी डेथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक नमूनिया, इसके कारण चिल्ड्रंस में क्या बहुत सारी डेथ मॉर्बिडिटी रेट देखने को मिलती है। ये क्या लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन चिल्ड्रंस, लो बर्थ वेट। और कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं? पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर किसी भी फैमिली का क्या है पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो उसको भी क्या हो सकता है? नमूनिया हो सकता है। और कौन कौन से आ सकते हैं? फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में ये प्रॉब्लम है, कोई भी रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी नमूनिया किसी को बार बार हो रहा है, तो ये आगे जनरेशन में भी पास हो सकता है फैमिली के कारण। और क्या? एयर पोल्यूशन, ये भी क्या इसका मेन फैक्टर है, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, अगर हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और हम क्या है पोल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो भी क्या होगा? हमें कोई ना कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। और अगर उस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, हमारे पास जो लंग्स की पैरेंकाइमा है वो क्या है? इन्फ्लेम्ड हो रही है, तो इट विल कॉज
नमूनिया। तो ये भी क्या है, नमूनिया को अंजाम दे सकती है। तभी क्या करना है, एयर का पोल्यूशन नहीं होने देना, एयर पोल्यूशन में नहीं रहना, तो अपने आले दुआले क्या है, सफाई करके रखनी है। ये भी क्या एक बढ़िया पॉइंट है नमूनिया में। ये तो हमारे पास थे इसके कुछ कॉजेज एंड कुछ रिस्क फैक्टर्स। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है नमूनिया की। क्लासिफिकेशन, classification according to their structure, according to their anatomical structure। अब हम बात करेंगे नमूनिया की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, कि इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो नमूनिया है, नमूनिया का मतलब क्या हुआ कि ये जो लंग्स की पैरेन्काइमा में इन्फ्लेमेशन हो रही है वो कहां कहां हो रही है, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो कहां कहां में हो रही है, तो वो आ जाएगा क्लासिफिकेशन। तो तीन तरह की क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एक तो हो गया लोबर नमूनिया, लोबर लोबर नमूनिया, ब्रोंकोनमोनिया, ब्रोंकियल, और तीसरा कौन सा है, इंटरस्टिशियल नमूनिया, इंटरस्टिशियल नमूनिया। ये जो लोबर नमूनिया है, ब्रोंकल नमूनिया है, और थर्ड वन इज इंटरस्टिशियल नमूनिया। ये जो लोबर नमूनिया है इसको हम लोबुलर नमूनिया भी बोला जाता है, लोबर नमूनिया को हम लोबुलर नमूनिया भी बोलते हैं। तो इस नमूनिया में क्या होता है आप ध्यान से समझ लें। ये जो लोबर है, मैंने अभी बताया लोबर को क्या बोलते हैं, लोबुलर भी बोलते हैं। तो ये लोबुलर में क्या जो नमूनिया है वो क्या है, जो म्यूकोजा है हमारा वो क्या है, जो लंग्स का क्या है, पैरेन्काइमा, उसकी इन्फ्लेमेशन कहां पे हो रही है, लोब्स में हो रही है। तो अगर अफेक्ट इन्फेक्शन कहां पे हो रही है, लंग्स की लोब में हो रही है, और अगर इन्फेक्शन लंग्स की लोब में हो रही है तो उसको हम बोलते हैं लोबर या फिर लोबुलर नमूनिया। अगर ब्रोंकियल, ब्रोंकाई में क्या है, ये जो नमूनिया की इन्फेक्शन बढ़ रही है धीरे धीरे, कहां पे, ब्रोंकाई में बढ़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकोनमोनिया या फिर बोल सकते हैं ब्रोंकियल नमूनिया। एंड थर्ड हमारे पास आ गया इंटरस्टिशियल नमूनिया। इंटरस्टिशियल नमूनिया क्या है, जो हमारी लंग्स की वाल्स है, जो हमारी लंग्स की वाल्स है और जो सेल्स हैं उसके बीच में क्या हो रही है, उसके बीच में लंग्स में क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है पैरेन्काइमा की, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल नमूनिया। ये तीन तरीके की क्लासिफिकेशन है हम नमूनिया में पढ़ रहे हैं, और ये है अकॉर्डिंग टू देयर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। कि अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की, तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हमने इन नमूनिया को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से तीन भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो हमारे पास है लोबुलर नमूनिया, दूसरा है ब्रोंकियल नमूनिया, एंड थर्ड इज इंटरस्टिशियल नमूनिया। ये तो हमारे पास था एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे इसके इटियोलॉजी के बारे में, कि स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर इटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, सॉरी, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कॉज, इसकी कॉज के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन according to their etiology। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एटियोलॉजी, एटियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होगी, जैसे बैक्टीरियल हो गया, बैक्टीरियल, सेकंड वन इज वायरल,
एंड थर्ड वन इज फंगल। ये हमने यहाँ पे 3 तरीके की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन टू देयर एटियोलॉजी। अगर कोई भी नमूनिया क्या है, किसी बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, किसी बैक्टीरिया के कारण, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी स्ट्रेप्टोकोकस होगा, कोई स्टेफाइलोकोकस होगा, अगर किसी बैक्टीरिया के कारण नमूनिया को हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल नमूनिया। अगर बैक्टीरिया क्या कोई वायरस के कारण हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था एडिनो वायरस, तो उसके कारण जो हो रहा है उसको हम बोलेंगे वायरल नमूनिया। अगर किसी फंगल के कारण हो रहा है, फंजाई के कारण हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हिस्टोप्लाज्मोसिस के कारण हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फंगल नमूनिया। ये थी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एटियोलॉजी। एटियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसकी कुछ और अदर टाइप्स हैं जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं एग्जाम ऑफ व्यू के लिए भी, तो वो भी हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे। अदर नमूनिया कैसे कॉज हो सकता है, अदर नमूनिया, अदर टाइप्स में कौन कौन सी टाइप्स आ जाएंगी? अदर नमूनिया में जैसे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, और कौन सा होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। अब देखो, अगर हम इन दोनों की बात करें पहले, तो ये जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है, मतलब नमूनिया क्या है, एक्वायर्ड स्प्रेड हो रहा है नमूनिया कम्युनिटी में, कम्युनिटी से क्या है नमूनिया फैल रहा है एक पीपल से दूसरे पीपल्स को, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। और अगर जैसे कि हम हॉस्पिटल में एंटर किए, हॉस्पिटल से जो हमें इंफेक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं नोजोकोमियल इंफेक्शन, या फिर हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन। तो ये भी उसी तरह का नमूनिया है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें किसी हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट से इंफेक्शन हो गया और उस इंफेक्शन के कारण क्या है हमें नमूनिया हो गया, तो उस नमूनिया को हम बोलेंगे यहाँ पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। और कौन सा होता है वेंटिलेटर नमूनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया। अब ये जो नमूने किसके कारण हो रहा है, हॉस्पिटल में क्या वेंटिलेटर के कारण हो रहा है। अगर किसी पर्सन को हम लॉन्ग टाइम वेंटिलेटर पे रखते हैं, तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, ये वेंटिलेटर का साइड इफेक्ट है। जो वेंटिलेटर है ना, ये क्या नमूनिया को कॉज भी कर सकता है। अगर हम वेंटिलेटर देते हैं, पेशेंट अच्छे से सांस ले सके, अगर पेशेंट क्या ब्रीथ नहीं कर पाता, तब हम उसको वेंटी पे रखते हैं, तो इसका क्या साइड इफेक्ट भी होगा। ये जो लॉन्ग टाइम वेंटी है ना, ये क्या कॉज करेगा, नमूनिया कॉज करेगा, और उस नमूनिया को हम बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया। और कौन सा नमूनिया होता है, एस्पिरेशनल नमूनिया, एस्पिरेशनल एस्पिरेशनल नमूनिया। जैसे कि हमने कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस को, टॉक्सिन्स को क्या है एस्पायर कर लिया, किसी भी फूड के थ्रू हम किसी भी टॉक्सिन को अपने अंदर की तरफ निकल गए, तो उसके कारण जो किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण जो हमें नमूनिया होता है, उसको हम बोलते हैं एस्पायरेशनल नमूनिया। और कौन सा नमूनिया हो सकता है, और हो सकता है एटिपिकल नमूनिया, ये भी आगे इसमें क्लासिफिकेशन आ जाती है एटिपिकल नमूनिया। तो ये सारी टाइप्स ही नमूनिया की, नमूनिया कैसे कैसे हो सकता है। सो अब हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में।
अब हम इसकी बात कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि ये जो निमोनिया है ये हमारी बॉडी में कैसे कैसे फैल रहा है। जैसे हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस है वो हमारी किसी भी रूट के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, जैसे क्या है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन वायरस इनटू बॉडी, किसी भी तरीके के कारण ये जो कोई वायरस है वो हमारी बॉडी में चला गया या कोई भी वायरस क्या है इनोकुलेट कर दिया, तो वो अंदर जाके क्या करेगा, ये जो हमारे लंग्स की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको क्या अल्टर कर देगा। अल्टर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लंग, अल्टर द normal functioning alter the normal functioning of lungs। ये जो हमारे लंग्स की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें क्या चेंजेस आने लग जाएंगी, उसको क्या अल्टर कर देगा। तो अगर उसको अल्टर करेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आएंगी हमारी एल्वियोलाई में। इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हम आएंगी हमारी एल्वियोलाई में, और जब इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आएंगी तो क्या होगा, सिम्टम्स हमारे पास अपीयर होंगे, जैसे फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये वाले इन्फ्लेमेशन के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे अपीयर होंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे अभी सिम्टम्स अपीयर होने लग गए तो क्या होगा आगे, ये हम आगे बात करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या सिम्टम्स आ गए, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या ग्रोथ होने लग गया, बैक्टीरिया की क्या आगे आगे ग्रोथ होने लग गई, तो एल्वियोलाई क्या होगी, अंडर वेंटिलेटेड हो जाएगी। एल्वियोलाई क्या होगी, एल्वियोलाई क्या होगी, अंडर वेंटिलेटेड हो जाएगी, अंडर वेंटिलेटेड। जो एल्वियोलाई कुछ तो अंडर वेंटिलेटेड हो जाएगी एंड सम क्या है कोलैप्स कर जाएगी, एंड सम क्या कोलैप्स कर जाएगी। अब क्या है, जब जो हमारी एल्वियोलाई है वो क्या अंडर वेंटिलेटेड होगी, वो क्या अंडर वेंटिलेटेड होगी, मतलब क्या प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन नहीं हो रही है, गैस एक्सचेंज नहीं हो रही है, और कुछ क्या कोलैप्स कर रही है, तो क्या हुआ इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज। अब क्या यहाँ पे इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज होने लग गया, और अगर अब क्या इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है तो इसके कारण क्या हमें देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखने को मिलेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी क्या देखने को मिलेगा, तो इसके कारण क्या होगा, साइनोसिस हो जाएगा। साइनोसिस, साइनोसिस किसको बोलते हैं हम, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, साइनोसिस होगा। साइनोसिस के साथ ही क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसको हम बोलते हैं डिस्निया, डिस्निया। और अब साइनोसिस हो गया, डिस्निया होगा, तो वो आगे जाके क्या कॉज करेगा, पल्मोनरी डिसफंक्शन, पल्मोनरी डिसफंक्शन, पल्मोनरी डिसफंक्शन कॉज करेगा। पल्मोनरी डिसफंक्शन का मीन क्या हुआ, डिसफंक्शन मतलब अच्छे से काम नहीं करेगा। पल्मोनरी वर्ड रिलेटेड टू हार्ट और लंग्स, मतलब जो हमारे लंग्स है वो क्या प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। पल्मोनरी क्या डिसफंक्शन हो जाएगा, लंग्स का जो फंक्शन है वो क्या प्रॉपर नहीं होगा, तो इसके कारण क्या हो गया, निमोनिया कॉज हो गया, निमोनिया। इसके कारण क्या था, निमोनिया हो गया था। ये थी हमारी नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी अबाउट द निमोनिया। निमोनिया की ये क्या थी, पैथोफिजियोलॉजी थी। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं निमोनिया में। तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे क्या फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कौन कौन से,
फीवर देखने को मिलेगा, कफ देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी, चेस्ट पेन होगी पेशेंट की क्या है, चेस्ट पेन होगी, उसको क्या है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके कारण क्या है पेशेंट की चेस्ट भी पेन हो रही है। और क्या हो सकता है, डलनेस विद परकशन, डलनेस विद परकशन। ये परकशन मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या फिजिकल एग्जामिनेशन का एक मेथड होता है परकशन। परकशन करते हैं हम परकशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर का यूज करके हम परकशन करते हैं, तो उसके जो परकशन की स्किन से साउंड सुनाई देंगी वो क्या है, डलनेस साउंड होगी, डलनेस सुनाई देगी हम परकशन के साथ। तो और क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास एनोरेक्सिया भी हो सकता है, नेजल फ्लेयरिंग भी हो सकती है, साइनोसिस भी हो सकता है, नेजल फ्लेयरिंग हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, और भी ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आपको नॉर्मल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द मेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। जैसे एनोरेक्सिया भी देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया भूख कम लगती है, उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। और क्या इसके साथ में नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग। nausea and vomiting भी क्या देखने को मिलेगा। So these are the main sign and symptoms of pneumonia. अगर अब हमारे पास इसके साइन एंड सिम्टम्स आ गए, मतलब क्या हमने बीमारी को फाइंड कर लिया कि क्या ये क्या बीमारी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे इसकी मैनेजमेंट। तो इसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। फार्माकोलॉजिकल में क्या होगा, हम मेडिसिन का यूज करते हैं। तो मेडिसिन कौन कौन सी दे सकते हैं इसमें, हम इसमें मेडिसिन देंगे, जैसे नसेड देंगे, NSAIDs, नसेड। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले लिखवाई थी, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इसको हम बोलते हैं नसेड, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। और इसके साथ में हम क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स लाइक एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ऐसी क्या हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर दे सकते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर। उसके जो ब्रोंक्यूल्स है उसमें क्या है, कंस्ट्रिक्शन हो गई है, पेशेंट के ब्रोंक्यूल्स में क्या है, कंस्ट्रिक्शन हो गई है। तो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए हम क्या है, पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं। और क्या दे सकते हैं हम पेशेंट को, एनाल्जेसिक देंगे, पेशेंट को चेस्ट पेन हो गया, पेन हो गया, उसको क्या एनाल्जेसिक देंगे। और भी मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे एंटी हिस्टामिन दे दिया, एंटी हिस्टामिन दे दिया। और क्या हम इसका पेशेंट का क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी पेशेंट्स को सिम्टम आ रहे हैं उस सिम्टम्स को क्या हम रिड्यूस करेंगे। सो दिस इज अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये तो थी फार्माकोलॉजिकल। अब यहीं पे हम क्या नॉन फार्मा की बात करें, तो नॉन फार्मा में क्या करेंगे हम, जैसे क्या क्या पेशेंट को क्या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा है, सांस लेने में पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और भी नेबुलाइजेशन थेरेपी कर सकते हैं, नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन थेरेपी, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नेबुलाइजेशन थेरेपी कर सकते हैं, और भी जो उसको सिम्टम्स है उसको क्या हम रिड्यूस करेंगे बहुत तरीके से, फार्मा से भी और क्या नॉन फार्मा से भी करेंगे। दिस इज अबाउट
मैनेजमेंट ऑफ नमोनिया। पहले हमने बात की कि हम क्या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल बारे में कि नॉन फार्मा में हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नेबुलाइजेशन थेरेपी कर सकते हैं, और समटाइम्स हम क्या कर लेते हैं और चेस्ट को क्या है, जैसे ये कप शेप्ड हैंड बना के चेस्ट फिजियोथेरेपी भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस चेस्ट फिजियोथेरेपी का पर्पस क्या है, अगर हम ऐसे सी शेप कप शेप्ड हैंड बना के चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे और पेशेंट की बैक पे कप शेप अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, जो थिक म्यूकस वहां पे इकट्ठा है वो क्या थिक म्यूकस थिन होके टूट टूट के क्या है बाहर आ जाएगा। तो ये भी हम मेथड यहाँ पे अपना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, पोस्चरल ड्रेन कर सकते हैं। दिस इज अबाउट नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सो नर्सिंग केयर में जो भी पेशेंट को केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ नर्स वो हम देंगे। तो जो भी पेशेंट के सिम्टम्स है नर्सिंग केयर में वो भी क्या हम रिड्यूस करेंगे। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट को रिमूव करेंगे, पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे, और पेशेंट की जो भी क्वारी है वो क्या क्वारी को उसके आंसर हम देंगे। सो दिस इज अबाउट हम एज अ नर्स जो भी कर सकते हैं मैनेजमेंट। सो आज हमने बात की नमूनिया के बारे में। हमने पढ़ा नमूनिया क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, किसके कारण हो रहा है, कोज क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी की आज, और क्या हमने इसके साइन एंड सिम्टम्स भी किए, और क्या फिर हमने साइन एंड सिम्टम्स के बाद क्या इसकी मैनेजमेंट भी की, मेडिकल मैनेजमेंट भी की, फार्मा भी की, और क्या इसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी की। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था नमूनिया। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा माय डियर स्टूडेंट। हम आपके लिए दिन ब दिन मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए कोशिश करते हैं, और आपका भी फर्ज है कि एक वीडियो का थंब जरूर दिखाएं, और ये आपका थंब क्या हमें मोटिवेशन देता है कि हम आगे भी क्या ऐसे ही काम करते रहें। तो वीडियो को लाइक करना मत जरूर रहेगा। लाइक एवरीवन, लाइक इट राइट नाउ। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।